असम नाज़रीन, वेलकम बैक। कि हमने इस बजट ट्रांसमिशन को जो कि 2025 और 26 के लिए ख़ास तौर पे जो माली साल वफाक का बजट आ रहा है उसके लिए हम ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं। नाज़रीन, ये चैनल 5 पे और मेट्रो वन टीवी चैनल पे दोनों पे मुश्तरका तौर पे ये बजट सेशन जो है आप उसको मुलाजा कर सकते हैं, टेलीकास्ट हो रहा है। और इस वक्त में जाने से कबल हमारे साथ जो मौजूद है अजीमत अलवी साहब, जो कि साइट एसोसिएशन के चेयरमैन प्रेसिडेंट है। इसके अलावा काटी के जुनेद नफ़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्टर न्यूज़ हमारे जनाब आमिर शेख साहब चैनल 5 की जो हमारे साथ मौजूद है। और ये भी इकनॉमिस्ट के आज एहसास हुआ मुझे कि इकनॉमी के मुतालिक अच्छा कुछ जानते हैं, मतलब कि बिल्कुल ही नील नहीं है। बात यह है कि सिंपल सी बात यह है कि जब हम बजट पे जाते हैं और वफाक का बजट का नाम आता है तो अक्सर हुकूमत आवाम जो है वो डर जाती हैं। आवाम डरती है कि कहीं पेट्रोल की कीमत ना बढ़ जाए, कहीं पे इस पे टैक्स ना लग जाए, कहीं इस पे कदगन ना लग जाए। तो यही तो तमाम की तमाम सूरत भी 2025-26 में मौजूद है। चूंकि इस वक्त हम IMF के निगरानी में चल रहे हैं और IMF का बजट कहा जाता है और IMF जो हमें हिदायत देता है उस हिदायत के मुताबिक हम इसे चलते हैं। तो लिहाजा यकीनी तौर पे मेरे साथ सना मेरी जो को होस्ट हैं, और सना ने भी जो गुफ्तगू की इससे पहले भी आपने देखा होगा कि हमारे मेहमानों ने जो भी गुफ्तगू की, जो भी बातें बताई, वो तमाम की तमाम जो वफाक के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं और वफाक पे ही हम इसको फोकस करेंगे। जुनेद साहब, वफाक पे फोकस करें आप। वफाक पे कि 17,600 अरब रुपए का तखमीना है इस वक्त बजट का, और तकरीबन मजमूई आमदन का तखमीना 19,400 अरब रुपए है जी। ठीक है जी। टैक्स वसूली का हदफ 14,130 अरब रुपए है FBR का। इज इट पॉसिबल? देखिए जी, अभी जो हालिया आपने देखा, अब आखिरी महीना है, 30 जून तक का टारगेट है, तकरीबन ये 800-900 अरब इनका 1,000 अरब रुपए का तकरीबन शॉर्टफॉल आएगा। और इसके बाद अब ये जो बढ़ाने जा रहे हैं, ये भी आपके सामने, अब इसको ये 1233 ट्रिलियन से अब 1400 कुछ ट्रिलियन ये करने जा रहे हैं। तो बहरहाल आपने उनका रवैया देखा है FBR का कि किस तरह से वो गन पॉइंट पे लोगों को जो है वो टैक्स वसूलियाँ भी हो रही है। असल बदकिस्मती की बात ये जो टोटल बजट है हमारा, इसमें से 1/3 जो है वो हमारा जो है जो डेप्ट रिलीफ है उस 6,200 अरब तो आपने उसमें अदा करने। तो जाहिर सी बात है फिर जो बाकी पैसा रह जाता है वो आवाम पे खर्च होना है। तो उसमें क्या उसमें एक उर्दू की मिसाल है, क्या नंगी नहाएगी क्या निचोड़ेगी। तो ये इसीलिए आपकी जो बदकिस्मती से जो कर्जों की अदायगी पे 6,000 अरब रुपए जी 6,200 अरब मैंने अर्ज किया जी एक तिहाई आपका बजट इस पे चला गया। तो अब यही बात है कि आप बदकिस्मती से इस मुल्क में हमें जिन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि मैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो जो बात पहले भी प्रोग्राम में हुई कि जी सैलरीड क्लास की अपनी एक चैलेंजेस डेफिनेटली हैं, लेकिन हम जब बात करते हैं स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज की, और आम तौर से हर आदमी की अब ज़बान पे कि जी इस मुल्क के जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो बच्चा है, जो यूथ है, वो इस मुल्क से खाइफ हो गई है और अब इस मुल्क में नहीं रहना चाहती और अब वो जा रही है। तो आप बजट में उनके लिए कोई ऐसी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। आपके पास फेडरल बजट, जो फेडरल गवर्नमेंट है वो 3.5 साल अभी बचे हुए हैं आपके पास। आपने उड़ान पाकिस्तान या और जितनी भी चीज़ें आपने मुल्क में इस जो स्कीम्स निकाली हैं, आप उसको जो है वो यूथ के ऊपर फोकस रखें, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज पे, ख़ास तौर पे न्यू एंटरप्रेन्योरशिप को आप जो है वो फैसिलिटेट करें। मैं हमेशा कहता हूं कि जी उनको जगह दें काम करने के लिए। आप इंक्यूबेशन सेंटर बनाएं, स्टार्टअप्स बनाएं, उनको जो है वो कैपिटल। ये जो इंडस्ट्रीज है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ नहीं जाते सर। देखिए हमारे पास इस वक्त भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन वो लार्ज स्केल पे होते हैं। और कारोबारी आम तौर से ये देखता है कि जी बदकिस्मती से ये लार्ज एंटरप्राइज जिसकी हम बात कर रहे थे, वो आप देखें पूरी इंडस्ट्री का 10-15% भी नहीं है जो टोटल आप अगर बात करें इंडस्ट्री की पाकिस्तान की। और वही जो है उसी को ही फैसिलिटेट किया जाता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए भी। जब बच्चा एक यूनिवर्सिटी से निकलता है, उसके पास कोई आइडियाज होते हैं, उसके लिए कोई स्कीम नहीं है कि उसको कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट मिल जाए, कोई उसके आइडियाज को जो है वो कमर्शलाइज करे और उसको जगह दे, उसके लिए स्केलिंग के लिए उसकी मेंटोरशिप हो। ये गवर्नमेंट सेक्टर पे ये काम करने की बहुत। यहाँ पर थोड़ा सा बोलूँगा, मैं कहूँगा प्राइवेट सेक्टर की भी जिम्मेदारी कुछ होती है। अजीम साहब, क्या प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेदारी नहीं है? प्राइवेट सेक्टर तो इस वक्त डेली सर्वाइवल पे, तो आप प्राइवेट सेक्टर से कितनी उम्मीदें अगर वो ये बता दें ना तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। देखें, जब तक के स्टेक होल्डर्स को लेकर नहीं बैठेंगे ना एक टेबल पे,
चाहे बजट हो, चाहे टैक्स इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे और चीज़ों, टैक्स जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनको लेके बैठें, उनसे बताएं कि हमें आपसे ये उम्मीदें, साल में आप इतनी जॉब्स क्रिएट कर देंगे, इतना आप फॉरेन एक्सचेंज ले आएंगे। जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको मौके दिए जाएं कि वो अपना काम बढ़ाएं। साथ में जो यहाँ पर मैं इंटरप्ट करूंगा कि आपकी कम से कम तनख्वाह कितनी है? 37,000 या 37,000 रुपए ना आप दे रहे हैं पब्लिक सेक्टर में? देखें, अब आप अगर इससे कम दे रहे हैं तो आप जुल्म अपने ऊपर कर रहे हैं। मैं ये नहीं दे रहे ना, प्राइवेट सेक्टर नहीं दे रहा ना 37,000 रुपए। हाउ दैट पॉसिबल? 20-25,000 पे, 25,000 पे। ये बता दें कि एक वर्कर, मेरा वर्कर आए, अगर मेरी कंपनी में आए और वो मेंटली नहीं है स्मूथ, वो मेंटली नहीं फील कर रहा कि वो काम कर सकता है, 37 क्या, उसके बेचारे का तो 50,000 रुपए में गुजारा नहीं होगा और इंडस्ट्री का भी गुजारा नहीं होगा। ये एक हमने विशेष साइकिल हमने कर दिया है। ऊपर जो हमारे अखराजात हैं वो अरबों खरबों रुपए पे हो रहे हैं, हम उस तरफ नहीं देख रहे। मैं आपकी जेब में देख रहा हूँ, मेरी जेब में देख रहे हैं, मैं उनकी जेब में देख रहा हूँ। हमारे आपके खर्चे सैकड़ों में, हजारों में, जो हमारे अरबों रुपए लीक हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ तनख्वाहों में, इन टर्म्स ऑफ अय्याशियों में। जो एक आदमी का काम है वो हमने 100 लोग रखे हुए, गवर्नमेंट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे एक्सपेंस कम करें। आपने सब उठा के डाल दिया प्राइवेट लोगों पे, आपने डाल दिया तनख्वाहदार तबके पे, आपने डाल दिया इंडस्ट्रीज पे, आपने डाल दिया जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज या जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब उससे बाहर निकले, नए टैक्स नेट आप डेवलप करें, नए बिजनेस डेवलप करें ताकि वहां से आप टैक्स ले लें, चीज़ों को आसान करें। और जो लोग शाही खर्ची करें, मैं देखें एक बात बताऊं, आज आपको बिजली का बिल देना पड़ेगा ना, आपको बिजली का दर्द होगा, बिजली के रेट का दर्द होगा, गैस। जो लोग आप पे टैक्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनको तो कुछ भी नहीं देना पड़ता, उनको कैसे पे बिजली के ऐसा ना, 1 मिनट के बिजली के बिल का मेरा ख्याल है ना कि सबसे ज्यादा सैलरीड पर्सन को इसका एहसास होता है। और मेरा ख्याल है सैलरीड पर्सन को इस वक्त जो हमारे जो नुमाइंदगी कर रहे हैं वो आमिर शेख साहब कर रहे हैं। पर हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हमारी नुमाइंदगी तो आज ये करेंगे ना, बात तो ये करेंगे, हम तो नहीं। तो आमिर शेख साहब क्या कहते हैं कि ये तो खैर बहरहाल जो भी बात कर रहे हैं, और इंडस्ट्रीज जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को तनख्वाहें भी देता है, लेकिन स्किल के हिसाब से होता है कि कोई अगर बहुत ज़्यादा तजुर्बेकार है तो उसकी तनख्वाहें लाखों में भी हैं और कम भी। आप क्या समझते हैं कि क्या 37,000 रुपये कम से कम तनख्वाह जो मुख्तस की गई है, इस पे गुजारा हो सकता है एक आम आदमी का? नहीं, तो हमारा तो चैलेंज है वज़ीर ख़जाना से वो बजट बना के दे दें। किसी गरीब आदमी का देखें, कम से कम अगर आप मिसाल के तौर पे अगर इसी को मैं इसकी जो है ना वो इससे बखरे करूं, तो आप मुझे बताइए कि कम से कम किराया 2 कमरों का कितना होगा आपकी नज़र में? 25,000, ठीक है, मिनिमम 25,000 20,000 किराया है घर का। वो कहाँ से बच्चों की स्कूलिंग करेगा, कहाँ से बच्चों की मेडिकेशन होगी, पहले तो खिलाना पिलाना कहाँ से होगा? तो ये तो एक, मैं समझता हूँ कि इसके लिए कोई एक टर्म होनी चाहिए कि एक तहकीक शुदा कोई बात नहीं है, ये एक बस हवा में जी तनख्वाह बढ़ा दो। अच्छा, दूसरी बात अजीम साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट कही, हमारे यहाँ एक इदारा चलाने के लिए 27,000 लोग हैं, उससे कम इदारा चलाने के लिए पूरी दुनिया में 3700 लोग हैं। अब 17,000 लोग और 3700 लोगों से काम करना उसी इदारे का, मैं इदारा आप समझ गए होंगे, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, ठीक है ना? बल्कि मैं कह लेना कि बिहार की बात कर रहे हैं आप कह लेना, पीआईए है, बिहार है, स्टील मिल है, आप खुल के बात करें। ये तो बच्चा जानता है इन्होंने सियासी भर्तियां, सियासी मफादात के लिए, ताकि वो उनका वोट बैंक रहे। और ये जो तनख्वाहों में इजाफा हर दफ़ा आप सोचते हैं या पेंशन में इजाफा, सर ये भी एक सियासी रिश्वत है मेरे हिसाब से। ये हुकूमत अपनी रेट रखने के लिए, अपने लोगों को साथ में लाने के लिए ये एक सियासी रिश्वत के तौर पे करते हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, एक प्रॉपर एक अच्छा स्लैब भी नहीं है। अभी आपने जिक्र किया कि कहीं पे हज़ारों में तनख्वाह तो कहीं लाखों में तनख्वाह, भाई कोई स्लैब होना चाहिए ना। हमारे मीडिया में देख लें कि आपके यहाँ जनाब जो कम से कम लोगों में तनख्वाह में भी काम कर रहे हैं और कुछ लोगों की लाखों में इतनी है तो उससे पूरा इदारा चल सकता है। लेकिन वो चूंकि एक स्लैब नहीं बने हुए उसकी वजह से। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ मतलब कि पर आवर हिसाब होना चाहिए जैसे इंटरनेशनल तौर पर? मेरा ख्याल है कि हमें उसी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा घंटे के हिसाब से एक जो है ना एक सिस्टम बन जाता है पूरा उनका। मिसाल के तौर पर उन्हें पता होता है कि यार ये मैंने काम किया और इतनी मेरी उजरत है और इसमें मुझे अपने सारे मामला सेट करने। और इसी तरह देखें बाहर के जो हम यूरोप में देखते हैं, इधर देखते हैं जैसे $10 पर आवर या $12 पर आवर उनको मिलते हैं, तो वो अपने हिसाब से वो 10 घंटे भी काम कर सकते हैं, वो बाद लोग 16 घंटे भी काम करते हैं, क्योंकि जिस तरह अपनी अपनी इनकम बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ मसला ये है कि इंडस्ट्रीज़ का भी, या हमारे आप देख लें कि आपको 8 घंटे की ड्यूटी है,
वो मेरे ख्याल से वो घर में आराम करने का कर नहीं सकते, तो वो जाके दफ्तरों में आराम करते हैं, काम सारा घरों में कर रहे होते हैं। कई जगह पे यहाँ मजदूरों का भी बड़ा मसला है कि एक काम जो है ना वो 2 दिन में ख़त्म होना है, वो मजदूर जो है ना 6-6 दिन ले जाता। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी तनख्वाह पैसे बढ़ाने होते हैं। वो एक ठेका का निज़ाम आ गया ना, ठेके में दोगे तो सही हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ देखें कि वो अगर एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं ना तो उनको एक्स्ट्रा पे मिल रहा है। यहाँ तो आपकी 8 घंटे की शिफ्ट है, आप अगर 12 घंटे भी जाए तो आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं है। देखिए तो यहाँ पे अगर आपकी वो सैलरी बढ़ाते भी हैं तो इधर से बढ़ा रहे हैं और इधर से टैक्स इतना ज्यादा बढ़ रहा है। मैंने अभी यही बात कही थी कि अगर आपने कहा जी पेट्रोल से पैसे हम नहीं बढ़ा रहे, हम आपको रिलीफ वहाँ दे रहे हैं, तो वो जो पेट्रोल में रिलीफ मिलना था वो तो गया ना। इसका मतलब है आप रिलीफ नहीं दे रहे, आप सिर्फ हमारे साथ खेल रहे हैं कि इधर से हमने पैसे कम कर दी, उधर बढ़ा दी, उधर से पैसे कम कर दी, तीसरे सेक्टर में बढ़ा दी, और वो जो है ना वो आवाम पे रहता है। वो जो आवाम, अजीम साहब आप जो बात कर रहे हैं ना, वो बात का जवाब ये है, मीडिया की बात ये कि नेशनली जो इंटरनेशनल तौर पर 8 घंटे की ड्यूटी होती है ना, 8 घंटे की ड्यूटी नहीं है, मतलब ये कि ये आप अज्यूम कर लें कि 12 घंटे की ड्यूटी कहते हैं। जो सेट कहता है को 12 घंटे की ड्यूटी करनी, तो आपके जहन में 12 घंटे की होनी चाहिए ना, ठीक है ना जी। एक है ठीक है माहौल है 8 घंटे 12 घंटे, अब उसमें अब आप कह रहे हैं कि मिलती है, मतलब ओवर टाइम मिलता है नहीं मिलता है? बहुत सारी जगहों में मिलता है, बहुत सारी जगहों में नहीं मिलता। है कि अगर आपका वर्कर, आपका कैमरामैन, आपका बाकी स्टाफ फ्रेश नहीं होगा, वो आपको आउटपुट नहीं दे सकता। मेरा ख्याल में हम लोग वो लोग हैं जो कई से कहते हैं जी कि आप प्लीज जो लेबर तबका उसको रात में सोने के लिए बिजली शेख साहब सुनिएगा, सो सके, ठीक है। अगर फ्रेश नहीं होगा तो काम नहीं होगा, सही फैक्ट है, इससे कोई इनकार ही नहीं है, ठीक है ना। रात में आप बिल्कुल सी बात है, तो रात अल्लाह ने दी आराम के लिए ना, लेकिन हम तो यहाँ पे निज़ामी पूरा पाकिस्तान में दरम बरम हुआ है, रात में बिजली नहीं होती, लोग सो नहीं पा रहे, तो वो सुबह फ्रेश कैसे आएंगे? फिर वो एक अलग एंजाइटी लेवल होता है। बहरहाल ये एक अलग डिबेट है, लेकिन सही बताइए कि एक एग्रीकल्चर और जो रिटेल सेक्टर है, इसको टैक्स नेट में लाने के लिए क्या रिफॉर्म्स इस वक्त की गई हैं? क्योंकि देखें एग्रीकल्चर वालों को तो कोई पूछने वाला नहीं है, उनके ऊपर तो एज सच को टैक्स लागू नहीं होता। फिर वो ले दे के बात वहीं आ जाती है, जो सैलरीड तबका है, जो कि 70% सैलरीड तबका है, सारा बोझ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्हीं पर आ रहा होता है। देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री है, इस डेमोक्रेसी के अब हम सब ये सोच रहे हैं कि हमें नुकसान ज़्यादा हुए कि फ़ायदा ज़्यादा हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि अब जैसे शेख साहब ने भी कहा, जॉब्स भी उसके लिए क्रिएट हो रही हैं, ओवर एम्प्लॉयमेंट भी हो रही है, सभी कुछ हो रहा है। पे उसका कौन कर रहा है? उसका पे कर रहा है एक आम आदमी। जो मैं आपको बांग्लादेश की मिसाल दूंगा, वहाँ पे बाय लॉ ये है कि जी जिस दिन आपकी कोई मीटिंग नहीं है उस दिन आपने आधी आस्तीन शर्ट पहनकर आनी है, एसी नहीं चलेंगे, पंखा चलेगा, खिड़कियां खुलेंगी। दैट्स हाउ वो नेशंस बनी हैं। अभी हमारे सामने मिसाल है श्रीलंका की कि बैंकक्रप्ट होके वो अपने पैरों पे खड़े हो गए। तो हमारे यहाँ जो थिंक टैंक्स हैं जिन्होंने फैसले करने और हमने सहने, वो थिंक टैंक को कैसे समझाई जाए ये बात। आप जो बात करी मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि एक सैलरी तबके पे इतना आपने टैक्स डाल दिया है, वो कहाँ से गुजारा करेगा, कहाँ से बच्चों का स्कूल तो छोड़ देना, वो कहाँ से खाए पिए। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा एक बिलाल साहब, बिजली अगर आप बिजली देखें तो उन जगहों पे बिजली पे आपने सारे चार्जेस डाल दिए जहां से आपके रिकवरी है, जो आपके गुड पेयर्स हैं। जहां से आपकी चोरी है वहां तो वैसे ही चोरी है, वो वैसे ही वो तो खैर के पूछ ही नहीं रहा। वो तो सबने ये मुल्क में दो निजाम नहीं चल सकते। हमारे साथ मैं चाहता हूँ कि 300 रुपये किलो टमाटर के पूछने के लिए वो 5 करोड़ की गाड़ी में डीसी जा रहा होता है। अब आप अंदाज़ा करेंगे ये क्या मिजाज है हमारा। आप ज़रा हमारे गवर्नर हाउस, हमारे जो डीसी ऑफिस, उनकी ज़रा रकबा देख लें, उनके पास क्या क्या है। ये तो यहाँ तो खैर हमें शायद शहरों में कम नज़र आता है, पंजाब में आप जाके देखें एकड़ों पे जो है ना उनका जनाब दफ्तर होता है। बिल्कुल तो मतलब इतना कुछ जो है। अच्छा, ये जो अभी एक मिसाल आपने बड़ी ज़बरदस्त दी है कि बांग्लादेश में देखें आप, वहाँ पे जब मीटिंग नहीं है तो वो अपना एसी बंद कर देते। हमारे यहाँ तो एसी ऑन है, दफ्तर में हो ना हो कोई अफसर, तो हमारे ये सारे सूरत हाल थोड़ी सी लापरवाही ये लापरवाही है। अच्छा, मेरा हमारे साथ जो है साकिब फैयाज मंगू साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एफएसआई के, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं जूम पे, और अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो अस्सलाम वालेकुम फैयाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। हम मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आवाज़ आ रही है। ठीक है। मेरे साथ इस वक्त जो है अजीम अहमद अलवी साहब, साइट एसोसिएशन के
प्रेसिडेंट ऑफ काटी के क्रॉसिंग की एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के चेयरमैन जनाब जुनैद नकी साहब और हमारे डायरेक्टर न्यूज़ चैनल 5 के जनाब आमिर शेख साहब मौजूद हैं। और ये ट्रांसमिशन इस वक्त चैनल 5 और मेट्रो 1 टीवी चैनल पर बैक वक्त जो है ट्रांसमिट हो रहा है। मुझे सिंपल से टू दी पॉइंट बता दीजिए कि 25-26 का वफाकी बजट आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज ए फेडरेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते? जी देखें, हम लोग तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर साहब हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा और उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी, जिसको हम लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, कि उन्होंने कहा कि ये जो होगा IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा हमारा, जो हम अगले साल IMF के प्रोग्राम की तरफ नहीं जाएंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे। तो इस बजट में हम अगर इस तनाजुर में ये देखें तो हमें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बजट जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होगा, क्योंकि IMF की तरफ हम तभी जाते हैं जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का हमारे पास डेफिसिट होता है। तो अगर हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती हैं, और ख़ास तौर पे उस तरफ भी मैं तवज्जो लाना चाहूँगा कि इस बजट में ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो रेमिटेंस बेचते हैं, क्योंकि उनकी रेमिटेंस की वजह से पहली मर्तबा हम 1.8 बिलियन सरप्लस में है हमारा ट्रेड। जो पहले हम माइनस में होते थे, इस वक्त सरप्लस हैं हम 1.8 बिलियन। तो अभी भी इसके अंदर मजीद गुंजाइश बाकी है। 20-30% रेमिटेंसेस अभी भी पाकिस्तान नहीं आते। उनको कैसे, क्या इंसेंटिव दे सकते हैं, क्या पॉलिसी बना सकते हैं हम लोग इस बजट में कि वो आए। दूसरा, हमें अगर हम चाहते हैं वाकई कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो, तो हमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ को देखना होगा। उसके लिए क्या इंसेंटिव्स दे सकते हैं, उसके लिए क्या पॉलिसीज हो सकती हैं, और जो एक ये टैक्स टारगेट फिक्स कर दिया जाता है और उसको बहुत ही सीरियसली लिया जाता है, मेरे ख्याल में वो नहीं करना चाहिए। फयाज साहब, मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, हुकूमत क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो तो बात की कहानी। आपने क्या तजावीज़ दी? देखें, हमने तो उनको जो सबसे पहले ये इसी, जैसे कि मैंने कहा कि हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी है, तो वो एक्सपोर्टर्स के ऊपर जो पहले फिक्स टैक्स रेजीम में वो यहीं थे, जो ये एक्सपोर्टर जो थे पहले ये फिक्स टैक्स रेजीम में होते थे, पिछले बजट में उनको हटा दिया गया। तो उसके लिए हम लोगों ने कहा है कि उनको दोबारा से फिक्स टैक्स रेजीम में लाया जाए, ताकि जितना भी एक्सपोर्टर्स को हम लोग इनकरेज कर सकते हैं वो करें। दूसरा, हमने बहुत इम्पोर्टेंट जो हमने तजवीज़ दी है वो है फर्दर टैक्स। जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को जब सेल करते हैं तो 4% फर्दर टैक्स लगा दिया जाता है। इसकी वजह से फ्लाइंग इनवाइसेस और फेक इनवाइसेस जो हैं वो प्रमोट होती हैं, कि कोई भी 4% टैक्स नहीं भरना चाहता और वो फिर अपनी इनवाइस किसी और को दे देता है, और वो फिर बल्कि गवर्नमेंट को 18% का रेवेन्यू लॉस होता है जो सेल टैक्स फंड में चली जाती हैं वो। तो ये एक हमने तजवीज़ उनको दी है कि ये 4% फर्दर टैक्स जो है वो हटाया जाए। दूसरा, हमने EFS में जो लोकल इंडस्ट्री को, अगर लोकल इंडस्ट्री किसी भी एक्सपोर्टर को अप्लाई करती है तो उसको पिछले बजट में ये कर दिया गया था कि उसके ऊपर EFS तो आप चाह रहे हैं कि वो कंटिन्यू रहे? नहीं, हम वो चाहते हैं कि 18% जो लोकल जो लोकल इंडस्ट्री हमारी EFS पे जो है वो EFS पे इम्पोर्टेंट माल पे आपका सेल्स टैक्स नहीं है, लेकिन लोकल पे सेल्स टैक्स है। जी, लोकल पे सेल टैक्स है। तो हम ये चाहते हैं कि वो लोकल में से भी हटा दिया जाए, ताकि लोकल इंडस्ट्री डिस्करेज ना हो, उनको इक्वल कर दिया जाए कि वो चाहे इंपोर्ट करें चाहे लोकल से लें, तो उनको एक ही किस्म के टैक्सेस पड़े, कि वो उनको इंपोर्ट करने में ज्यादा कंफर्टेबल इंडस्ट्री को नहीं होना चाहिए। अपनी लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं वो यूज करें एज ए रॉ मटेरियल। और तीसरा, हम लोगों ने उनको जो कहा है कि ये IT सेक्टर अच्छा, आप फयाज साहब थोड़ा सा आप हमारे साथ ही रहेगा। मैं जुनैद साहब काफी देर से बैठे, जुनैद साहब से भी 1-2 जुमले लेते हैं, जुनैद साहब से ले लेते हैं, काफी देर से बैठे हैं। तो सर, मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी, जैसे कभी इन्होंने कहा कि जी अगला साल का जो बजट होगा वो IMF से फ्री बजट होगा,
तो आपको लगता है ऐसा? क्योंकि हमने तो यही देखा है कि पिछले जितने भी बजट आए बशमूल इस साल के बजट के, वो तो IMF डिक्टेटेड बजट होता है। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? तो वो जो वज़ीर ख़जाना साहब ने ये बयान जारी किया है, तो इंडियन शायर ने उसके लिए कहा है, उनके फरमाने पे हम भी सर हिलाते हैं, देखना है किस बरस आएगा आइंदा बरस। तो ये हर बरस की बात है। तो वो ये हर बरस नई बात हो रही है। अभी अगर हम चाहें निकलना, अगर हमारी नीयत हो तो हम निकल सकते हैं, लेकिन हमें नीयत नज़र नहीं आ रही। नीयत नज़र नहीं आ रही। अच्छा, क्योंकि आप ये देखिए कि बल्कि इस पे तो IMF ने इनको मना किया, जैसे शेख साहब ने भी जिक्र किया था कि हमारी गवर्नमेंट ने तो ये तजवीज़ दी थी कि जो जैसे गोल्ड है या जो भी कैश अगर हम बैंक में रखते हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स आयद कर दिया जाए। तो IMF ने इसको मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं, वो तो लोगों की प्रॉपर्टी है, आप उसके ऊपर टैक्स ना लगाएं। तो आखिर हुकूमत अपनी मतलब क्या रही है? देखिए, हुकूमत जो चाह रही है वो ये है कि वो स्टेक होल्डर्स को जो ना वो साथ मिला के अपनी पॉलिसी मेकिंग नहीं करती। दुनिया में आप देखिए जो कैपिटलिस्ट एनवायरनमेंट हैं, हमारे यहाँ भी तकरीबन वही है, लेकिन आपका बजट जो है वो बैठ के एक कमरे में एक कॉन्फ्रेंस में बनाया जाता है। कारोबारियों को जो है वो ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता है। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का कौन सा नुमाइंदा है जिसकी फेडरल बजट में आवाज़ है? और उसने ये बताया है कि इस मुल्क की जो आबादी है टोटल, आप कहें 24 करोड़, उसमें तकरीबन 18 से 35 साल की 65% आबादी है। और वो 65% आबादी जो है वो वर्क फोर्स में कितनी है? अगर मेल फीमेल देखें तो 51-49 का प्रोपोर्शन है। आपने वुमन एम्पावरमेंट की बात तो हर कोई जब भी माइक आता है बहुत लोग करते हैं, किसने वर्क फोर्स में उनको शामिल करने के लिए कितना एक काम किया? तो ये बुनियादी चीज़ें हैं किसी मुल्क की तरक्की के लिए कि अगर आपने कोई GDP ग्रोथ का टारगेट रखना है तो आप वर्क फोर्स को तो लाइए, पहले काम में तो लेकर आइए और उनके लिए सहूलियात। अभी बात हुई जो मिनिमम सैलरी की 37,000 की, डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो आपके जो अनस्किल्ड लेबर है उसको फैक्ट्री में मुलाजमत दिलवाता है और कॉन्ट्रैक्टर उसको 20,000 भी देता है, 25,000 भी देता है। सही कह रहे हैं। और उसमें जो है वो यही तकालीफ यही है कि जी हमारे यहाँ कोई स्किल्ड के लिए कोई इदारे नहीं हैं। आप अगर चाहें, आपकी नीयत हो, फेडरल गवर्नमेंट चाहे, और इदारे भी मौजूद हैं आप देखिए, लेकिन उनके साथ क्या है? आप तालीम का इदारा देखिए, अगर आप सिंध गवर्नमेंट का बजट देखेंगे तो 500 अरब रुपए पिछले साल का एजुकेशन का बजट था, 80% सैलरीज में जा रहा है। तो वही तो, लेकिन कैसे? सर जिस चीज के लिए बजट मख्तस किया जाता है उसको उस मद में इस्तेमाल नहीं होता दिखता। स्पेशली अगर आप कंपैरिजन करें गवर्नमेंट स्कूल्स का और प्राइवेट स्कूल्स का तो बहुत वास्ट डिफरेंस है। यही वजह है कि वहाँ पे पढ़ाई का मामला आप देख लें, वहाँ पे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें आप, तो उसकी वजह से लोग जो है गवर्नमेंट स्कूलों का रुख नहीं करते। देखिए, आम आदमी जो है ना वो ये बजट की जो इस्तिलाहात है ना उससे तो वो बोर हो जाता है। वो ये देखता है कि जी मेरी ज़िंदगी में कोई रिलीफ आया इस साल या नहीं, सरकार ने मेरे लिए एज शहरी क्या अनाउंसमेंट की। तो हमने अभी तक नहीं देखा कि कोई नीयत नज़र आई या कोई एक्शन ऐसा बड़ा नज़र आया, अलावा खाली लैपटॉप बांटने से या जो है वो स्टेज पे जो है वो तकारीर करने से जो है ना वो मसाइल हल नहीं होंगे। हमें इसमें एक्शंस की ज़रूरत है। ये अब मैं आपसे पूछ लूँ भाई, ये बता रहे हैं कि जनाब के फ़ी का सालाना आमदनी $144 थी, बढ़ गई, यानी कि अब सालाना आमदनी $1680 हो गई है एक आम आदमी की। इसका मतलब तरक्की तो कर रहे हैं ना शेख साहब यार। मैं जरा इनकी बात को आगे लेके चलूँ। मैं कंप्यूटर वो जो है ना इन्होंने दिए है ना, तो क्या लैपटॉप दिए, हाँ, लैपटॉप दिए, तो लैपटॉप इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट की सर्विस भी तो देंगे। हाँ, उस पर तो पाबंदी लगाई हुई है। देखिए अभी यूथ की बात की है, 18 से 35 साल की हमारे 65% यूथ हैं। अल्लाह अल्लाह करके एक रास्ता निकला था जिसमें फ्रीलांस में काम कर रहे थे लोग, और हमारा जो पैसा डॉलर जो है वो पाकिस्तान आ रहा था फ्रीलांस की वजह से। आपने इंटरनेट सर्विस का बेड़ा गर्क कर दिया, आप लैपटॉप बांटे, कुछ भी बांटे, उसका फायदा क्या होगा? अगर वो हमारी यूथ जो है, हमारी यूथ जो है ना, एक तो जॉब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपने रिटायर लोगों को ही दोबारा जॉब देनी है यहाँ पे, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट पे रखना है। एक तो आपके पास पाकिस्तान में ये एक ऑप्शन खत्म है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, सब बच्चे बाहर जा रहे हैं, ठीक है ना। हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे जो है ना बाहर जाए, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यार यहाँ पे उनका फ्यूचर नहीं है। अब जॉब्स नहीं है, रिटायर्ड लोग जो है वो उनकी जगह पे बैठे हुए। एक फ्रीलांस का बड़ा अच्छा चांस मिला था कि जिसमें बच्चों ने काम शुरू किया, हमारे बच्चों ने भी काम शुरू किया, और जब वो उसमें
सेट हुए तो पता चला जी इंटरनेट सर्वर जो है ना वो मछली शार्क उतर गई है। अब हमें पता है कि वो शार्क कौन सी है और वो क्यों उतर गई है। फयाज साहब हमारे वो साथ सब है जानते हैं। क्या जूम पे? निकल गए, चलो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और मैं अपना थोड़ा सा शेख साहब ये बताइए कि क्या करना चाहिए, मतलब हुकूमत को क्या करना चाहिए सैलिड पसंद के लिए, यानी कि आप नुमाइंदगी का नहीं कर रहे हैं। बांग्लादेश की मिसाल है मेरे पास अभी दो, मैं आपको फिगर भी दे दूंगा, दो मिसालें। एक जैसे खवातीन है, आपने कहाँ पे खवातीन को शामिल किया, ठीक है, कहीं पे हमें नजर नहीं आता है कि कोई डिसीजन मेकिंग पोस्ट पे आपकी खातून बैठी है, बहुत मुश्किल है। अभी आप वज़ीर आला मरियम की आप एक मिसाल दे देंगे तो हमें पता है कि वो किस तरह से किस के साथ वो मुशावरत में होंगी, वो अब इंडिपेंडेंटली कोई भी नहीं कर। तो हम अपनी जो खवातीन हैं जो 50% तकरीबन 51% है, एक तो वो आपका पूरा सेक्टर चला गया। फिर 18 से 35 साल के लोगों के लिए ना आपके पास जॉब है, ना आपके पास कोई उनको स्किल करने के लिए कोई सलाहियतें हैं, अगर हैं भी तो वो भी सियासी। मैं इसको बिल्कुल क्लियर कहूँ क्योंकि हर काम यहाँ पे सियासत की बुनियाद पे होता है, हर काम सियासी हो गया। आपकी जॉब्स हैं वो आपकी पार्टी को मिलेंगी, दूसरी पार्टी के लोगों को नहीं मिलेंगी। वो और जैसे हमारे मुल्क में लोग बाहर जा रहे हैं, अब यही जो फ्रीलांस में अगर जो डॉलर आना शुरू हुए थे, उसके बाद मैंने अभी जो मिसाल दी है कि हमारे यहाँ शार्प उतर जाती है हमारी जो है ना वो इसको इंटरनेट की लाइनों को। अब ये मसला ये है कि इस मसले का हल निकालने के लिए आपको एक तो अच्छा इंटरनेट को स्लो करने का कुछ सियासी सियासी मकसद है, सारी दुनिया जानती है। मसला अभी ये जो बच्चों की हम बात कर रहे थे कि इनको किस तरीके से हम यूज करें, बांग्लादेश ने यूज किया छोटे बिजनेसेस। बांग्लादेश में खवातीन को उन्होंने काम पे लगा दिया। आप देखिए इस वक्त इतना बड़ा वो ग्रो कर चुकी है हमारी। अच्छा मैं अब कोई दौर ऐसा भी था कि यहाँ से इंडस्ट्री उठ के गई है वहाँ पे। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है आपके पास ज्यादा है। जब आप बिजली इतनी महंगी कर देंगे तो वो कहाँ से पूरा करेंगे, जो वो फिर ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे उनको इसीलिए बदमनी स्ट्रीट क्राइम जो हमारे हैं इसी वजह से ज्यादा बिल्कुल लिंक करते हैं, इंटरलिंक है, मईशत के साथ लिंक है, क्राइम और ये सारी चीजें। जैसे कि नाज़रीन आप देख रहे हैं कि बजट सेशन है हमारा है चैनल 5 और मेट्रो चैनल में बैकवक्त नशर हो रहा है। और यहाँ पर मैं छोटा सा एक ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। तो कौमी इक़्तिसादी सर्वे जो है उसकी रिपोर्ट भी जो है इस्लामाबाद में जो है नशर की जाएगी, देखते हैं कि हम उनकी भी क्या सूरत हाल है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेंगे।